लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगेंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आज हम लोग आप लोग के जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी होता है, तो इंटरनेट वाले मॉडल पेपर का जो सब्जेक्ट विज्ञान है ना, तो विज्ञान यानी साइंस को हम लोग इंटरनेट वाले मॉडल पेपर के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन उनका जो है ना वह नहीं छूटे, क्योंकि इंटरनेट वाले मॉडल पेपर से ही ना क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में छपते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि विज्ञान के जो इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी हुए ना, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मॉडल पेपर 1 को हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट वाले जो मॉडल पेपर होता है ना, उसमें कुल 5 सेट पूछा जाता है। तो आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 को डील करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि है वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक वस्तु होता है कोई भी, तो उसका पूछा गया है कि आभासीय प्रतिबिंब बनता है तो किसके द्वारा बनता है। तो याद रखिएगा कि जो यह बनता है ना, यह बनता है समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। जिसकी फोकस दूरी क्या? तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जो लेंस का क्षमता होता है वह P होता है, और P का SI मात्रक भी मैंने बताया आप लोगों की वह डायोप्टर होता है, जिसे D से डिनोट करते हैं। तो डायोप्टर क्या होता है कि जिसका मीटर में होता है ना वही होता है, ठीक है। तो मीटर में किस में जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर D है 1 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से कि किसी लेंस के बाहर की ओर से उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं, जैसे कि एक मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो यह क्या है कि इसके दोनों तरफ है कि गोलीय सतह उभरा हुआ है, ठीक है। इसके दोनों तरफ उभरा हुआ है। तो पूछा गया है कि इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस लेंस को आप लोग जानते होइएगा या पढ़े भी होइएगा कि उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। इन चारों में से वह कौन सा रंग है जिसका हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं। तो आप लोग देखते होइएगा कि कौन सा रंग बढ़ता है। तो लाल रंग बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। वह प्रकाश का कौन सा रंग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का जो मान होता है ना वह सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के परिकिरण में और जो इंद्रधनुष वाला बनने वाला या आप लोग प्रिज्म वाला भी पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया कि सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वह होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम पूछे ना तो याद रखिएगा कि वह बैगनी का होता है, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों को डिस्कस कर लिया हूं, तो आप दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग किस दर्पण मतलब किस लेंस का यूज करते हैं। तो निकट, मैंने ट्रिक क्या बताया कि परियत। तो निकट और लास्ट में आ रहा है, तो अ से क्या होगा? तो अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। और दूर पूछे ना तो दूर का याद रखिएगा कि वह होता है उत्तल लेंस। तो मैंने इसके में भी दोनों का बता दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी प्रतिरोध होता है ना कुंडली का, उसका आर का पूछा गया कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम का नियम। V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू होता है IR। तो हमें R का मान चाहिए, तो R इक्वल टू हो जाएगा V बटा में I। V बटा में क्या हो जाएगा? I। तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि धातुओं में धारावाहक होता है। जो धातु होता है तो उसमें पूछा गया है कि धारावाहक क्या होता है, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो धारावाहक कौन सा होता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जो घूमते मतलब कि चलते रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, तो इसका सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे।
ब्यूटे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा का माप हम लोग किससे करते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि ए मीटर से करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है हमारे घरों में, तो वह किस पूछा गया है कि प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस पर प्रभाव पर काम करता है? तो वह क्या है कि गर्म हो जाता है ना, तो उसका तार टूट जाता है, यानी वह उष्मीय पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्मीय। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 11 इस प्रकार से है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी होता है, तो बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी में क्या होता है कि उसमें धारा स्टोर होता है, और स्टोर के लिए हमने क्या बताया है कि डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि डिस्ट करंट होता है, यानी डिस्ट धारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिस्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी तो है ही है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन क्या नाभिकीय ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो तत्व होता है तो तत्व से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? पूछा गया है कि कौन सा जो है ना इन चारों में से वह नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा होता है? वह ऊर्जा आता है जो हमें नेचर यानी प्राकृतिक ने दिया है, मतलब कि जो हमेशा रहेगा सालों साल तक। तो वह कौन है? तो वह सौर ऊर्जा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 है कि निम्न में कौन अवकारक है? पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है जो अवकारक है? ठीक है, तो अवकारक जो इन चारों में से है ना, वह याद रखिए कि वह है H2। कौन है? H2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारिक विलयन का मान देता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने जब आप लोगों को पीएच स्केल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 7 1 से लेकर क्या आता है कि 14 तक पीएच स्केल होता है। तो 7 से जो अधिक होता है जिसका पीएच मान वह क्षारक होता है। तो देखिए इसमें है 2, तो 2 तो 7 से कम है, तो ये नहीं होगा। 7 ये भी नहीं होगा, 6 ये भी नहीं होगा। लेकिन 13 देखिए, 13 क्या है कि 7 से अधिक है, तो क्षारक कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि निम्न में कौन सही है? पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा सही है? तो ध्रुवीय सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप लोग कहिए कि होता है Na2CO3 और इनटू में होता है 10H2O। तो ये कहाँ है? तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि लिटमस रंजक बैगनी का रंग होता है तो जो निकलता है, पूछा गया है कि जो लिटमस रंग बैगनी रंग निकलता है ना वह किससे निकलता है? तो यह लाइकेन से निकलता है। किससे? लाइकेन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखिए कि जब अति होता है ना तो उससे जो पदार्थ बनता है वह पदार्थ बनता है विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण का ना आप लोग बताइएगा कि फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका फॉर्मूला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl। NaCl का पूछा गया है कि NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl यानी नमक, तो नमक का कितना होता है पीएच मान? तो यह होता है 14। कितना होता है? 14। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। जो नीला थोथा होता है, तो नीला थोथा का पूछा गया कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये होता है CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 इस प्रकार के कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है यही पूछा गया है। तो इन चारों में से कौन सा उत्पाद बनेगा, तो वो बनेगा Na2ZnO2 और प्लस में बनेगा H2O। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को इसी तरह से याद करते चले क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बीबीआई है क्योंकि यह इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है। और अगर आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 है कि पीतल है, पीतल क्या है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पीतल क्या है। तो पीतल आप लोग का ये है कि यह एक मिश्र धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 इस प्रकार से कि क्रोमीन धातु की अवस्था होता है, जो क्रोमीन होता है ना, तो पूछा गया कि क्रोमीन धातु का अवस्था कैसा होता है। तो क्रोमीन याद रखिए कि यह द्रव होता है, क्या होता है, द्रव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 है कि निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है, इनमें से कौन सा है जिसके हाइड्रोकार्बन के ना पूछा गया है कि 3 आबंध है, ठीक है, 3 आबंध इनमें से किसका है। तो अगर आप लोग C3 या H4 को देखिएगा तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा कि 3 इसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C3H4। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चीनी आप लोग हर रोज खाते होइएगा चाय बनाने में या कहीं पर भी, तो चीनी का पूछेगा कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि यह होता है C12H22 और O11। यही क्या होता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। जो हीलियम होता है एक चीज जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो पूछा गया कि इसके बाहरी कक्षा में जो परमाणु होता है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। तो ये हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, सिंपल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी होता है तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते होइएगा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा यानी प्रकाश, ये तीनों के तीनों क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वपोषी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 28 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो होता है तो कवक में पूछा गया है कि उसमें कौन सा विधि होता है मतलब कि पोषण के लिए। तो कवक जो होता है ना, तो कवक में याद रखिएगा कि यह मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है, मृतजीवी पोषण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल वर्णक का पूछा गया है कि रंग क्या होता है। तो पत्ता जो होता है तो पत्ता क्यों हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो पत्ता किस कलर का होता है, तो आप लोग कहिएगा कि हरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ना अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 है कि पाउरुवेट, 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से है कि पाइरुवेट का विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होता है, तो यह क्रिया याद रखिएगा कि जो यह होता है ना, यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 इस प्रकार से कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की संभावना होता है। ये तो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते होगा कि औरत अक्सर औरतों को क्या आता है कि यहाँ गला के पास ना एक लटक जाता है और उस लटकने को होता है ना तो उसे हम लोग घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंगा रोग। और घेंगा रोग जो होता है ना ये आयोडीन की कमी यानी नमक में जो आयोडीन की मात्रा कम होता है ना तब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है तो ये कहां से स्त्रावित होता है, तो याद रखिए कि एस्ट्रोजन जो होता है ना यह होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 इस प्रकार से है कि मनुष्य में ऐसी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जो हम मानव होते हैं तो हमें पूछा गया कि ऐसी गतियां जो होता है तो उसको हम लोग किसके द्वारा
संतुलित करते हैं, यही पूछा गया है। तो आप लोगों ने दिमाग में पढ़ा होगा कि सेरिब्रम जो होता है ना, यह हमारे दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और यही क्या करता है कि नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि घोंगा किस समुदाय का प्राणी है। जो घोंगा होता है तो पूछा गया है कि घोंगा किस समुदाय का प्राणी है। तो याद रखिएगा और ये बहुत ही ज्यादा बीबीआई, ठीक है, ये बार बार आप लोगों को एग्जाम, ये शायद 2020 में भी पूछा गया था। तो घोंगा जो होता है ना, ये मोलस्का का उदाहरण मतलब कि प्राणी है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 इस प्रकार से कि निम्न में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। कौन सा जंतु जो है ना इन चारों में से वह उभयलिंगी है, ठीक है। उभयलिंगी कौन सा है? तो केचुआ जो होता है ना, याद रखिए कि केचुआ क्या होता है कि यह उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चले ताकि एक भी जो हो ना आप लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आए। और चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 इस प्रकार से है कि पराग कोष होते हैं। जो पराग कोष होता है तो पूछा गया कि पराग कोष होता है किसमें होता है, तो यह पराग कण में होता है। किसमें होता है? पराग कण में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है। आप पूछा गया कि हम जो होते हैं मानव, तो हमारे मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है? तो आप लोग कहिए कि 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। तो 46 कितना जोड़ा है? तो आप लोग कहिएगा कि 23 गुणे 2, 23 दूना 46। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इन चारों में से वह कौन है जो उपभोक्ता की श्रेणी में है? तो उपभोक्ता कौन होता है? जो उसका उपभोग करता है। उपभोक्ता वही तो होता है कि जो उपभोक्ता करता है। तो क्या है कि हरे पौधे जो ना, हरे पौधे से क्या है कि सभी मतलब उपभोग करते हैं। तो यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो पर्यावरण होता है हमारा, तो उसको उपयोग मतलब कि बचाने के लिए हम लोग आर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आर मतलब कौन सा होगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो आर का जो होता है ना, याद रखिएगा कि यह होता है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, तीनों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 इस प्रकार से है कि किन कारकों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। वह कौन सा कारण है जिसके कारण जो है ना कि प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है ना, यह याद रखिए कि शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से नष्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो 41 इस प्रकार से कि फ्लेमी के वाम हस्त नियम के बाएं हस्त की तर्जनी संकेत करती है। क्या संकेत करता है, यही पूछा गया है। तो उसमें क्या है कि बाएं हाथ का जो तर्जनी होता है मतलब कि अंगूठा का बगल वाला उंगली, वह क्या संकेत करता है कि वह करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 है कि इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चारों में से वह कौन सा यौगिक है जिसका हम लोग ना ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को करवाया है कि जो यह इथेनॉल होता है ना, तो इथेनॉल का हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 इस प्रकार से है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये तो आप लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें स्टार्टिंग में ही यही पढ़ाया जाता है कि लाल को नीला में कन्वर्ट करता है। तो कौन करता है? तो वह क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई, तो आप सभी को याद कर लीजिए और याद है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन देखिएगा जब आप लोग एग्जाम देख कर आइएगा ना, तो अब इसमें से अगर क्वेश्चन मिलवाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी में मतलब छप जाएंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 है कि नई कार्तीय ची परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम का दूरी ली जाती है। मतलब कि कोई भी ऐसे दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो उसमें मतलब किस मतलब कैसा लिया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक या कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक। तो दर्पण के सामने जो रहता है ना उसे हम लोग लेते हैं ऋणात्मक। क्या लेते हैं? ऋणात्मक। इसीलिए तो जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का क्या होता है कि धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होता है तो खाद्य पदार्थों मतलब कि जो कोई भी खाने वाला चीज हो तो उस पर देखिएगा कि आप लोग जिंक के बजाय जो होता है ना वह टीन का लेप होता है। तो क्यों होता है, क्यों होता है, यही पूछा गया है। तो इसका जो रीजन होता है ना वो याद रखिएगा कि टीन की अपेक्षा जो जिंक होता है ना वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। कौन सा अंग इन चारों में से है ना सो संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक है। तो संवेदी ग्राही नहीं है मतलब क्या है कि मतलब कि जो मतलब महसूस नहीं करता। जैसे कि कान है तो कान से हम लोग क्या है सुन सकते हैं, आंख है देख सकते हैं, नाक है सूंघ सकते हैं, लेकिन दिमाग हो सकता है नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध मतलब आर को अगर उपरांत में संयोजित करें तो कुल प्रतिरोध क्या होता है। मतलब हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली है कि घट जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बढ़ जाता है। तो समानांतर क्रम में करने पर क्या होगा कि यह घट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि समजात अंकों का उदाहरण है। जो समजात अंग होता है तो पूछा गया कि समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है। तो जो उदाहरण होता है ना तो आप लोग याद रखिए कि जो हम लोगों का हाथ होता है ना, हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, तो दोनों क्या होता है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। तो 49 में है कि निम्नलिखित से कौन मलेरिया का परिजीव है। कौन सा इन चारों में से जो है ना वो मलेरिया परिजीवी है। तो मलेरिया का जब भी आप लोग नाम सुनते होइएगा तो इसमें प्लाज्मोडियम का नाम जरूर सुनते होइएगा। तो इसका राइट आंसर जो न जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम परिजीवी। और क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन बचेगा ना 30 क्वेश्चन उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है, वह ऊर्जा स्रोत उत्तम होता है मतलब कि जो कम मतलब कि जलने पर ज्यादा एनर्जी दे, कम मतलब धुआं दे, यही होता है। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर होने जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोमास। कौन सा हो जाएगा, बायोमास। और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।